हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर एनजे। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, इंट्रोडक्शन किया था एंड अभी उसको कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पहले करेंगे ओपनिंग मैकेनिज़्म ड्यूरिंग डे। अब गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसाइज, प्रोड्यूस ग्लूकोज, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि गार्ड सेल्स में जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गार्ड सेल्स जो हैं उनमें प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज, जिससे कि इंक्रीज़ होगा उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई गार्ड सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। फिर जब उसके ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करना शुरू हो जाएगा ना, उसके सराउंडिंग से गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ जाएगा वाटर। गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। गार्ड सेल्स जो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, स्वॉलन लगेंगे। इनर वॉल कर्व्स, इनर वॉल जो होंगी, जैसे देखो गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, इसकी इनर वॉल कर्व है ना, ये बोल रहे हैं कर्व, इसको बोल रहे हैं कर्व हो जाएगी। ये देखो ये कर्व हो गई, तो बोल रहे हैं कि इनर वॉल कर्व हो जाएगी। ये था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद आता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट और लो लाइट। सबसे पहले जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा थी वो डे टाइम पे हो रही थी। क्लोजिंग जो है ये नाइट टाइम पे होगी। स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, फिर उसके अंदर जो स्टोमेटल पोर होता है वो भी बंद हो जाएगा, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होनी भी बंद हो जाएंगी, ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी रात के टाइम पे। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू स्टार्च, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वाटर लीव्स गार्ड सेल्स, जो पानी डे टाइम में गार्ड सेल्स के अंदर भर चुका था वो पानी गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा। रात के टाइम पे दे बिकम फ्लेसिड। अभी उसमें स्वोलन थे गार्ड सेल्स, है ना, इसमें क्या होंगे, गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर श्रिंक भी बोल सकते हो। श्रिंक्ड, ओके। इनर वॉल स्ट्रेटन, जो अंदर की वॉल्स होंगी वो ऐसे स्ट्रेटन हो जाएंगी, ठीक है, जिससे कि पोर बंद हो जाएगा। जो स्टोमेटल पोर था वो बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमेटल पोर को बोलते हैं स्टोमा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टोमेटल पोर को स्टोमा बोलते हैं। जब इनर वॉल स्ट्रेट होंगी, गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे, तो स्टोमा क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्टोमेटल मूवमेंट, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इनसाइड लीफ, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब हम आ गए मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे।
फोटोसिंथेसिस अकर इन टू मेन फेजेस। लाइट रिएक्शन है पहला, जिसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को फोटो मतलब लाइट को कैच करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सोलर एनर्जी को चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये है लाइट रिएक्शन। ये क्या होगी? डे टाइम में होगी। ये कहाँ पे होती है? ग्रैना में। ग्रैना मैंने आपको बताया था कल, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का जो बंडल होगा, ये थाइलेकॉइड्स हैं। ये सिंगल को बोलते हैं थाइलेकॉइड, और जब ऐसा ये बंडल की फॉर्म में होगा इसको बोलेंगे ग्रैना। ठीक है, ये ग्रैना में होगी लाइट रिएक्शन अगर। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की। क्लोरोफिल एक पिगमेंट था ना। क्लोरोफिल क्या करता था? पिगमेंट था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? मेसोफिल सेल्स में। ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ये लाइट की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने स्टार्ट हो जाएंगे इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके क्या करेंगे? पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। ये पास कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी वाटर क्या था? वाटर का फॉर्मूला था H2O। और वाटर की फोटोलाइसिस मतलब वाटर को जब तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो कैसे टूट जाता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। एंड वाटर की स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो होगी डे टाइम में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेप्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो पहले फेज़ में एज अ प्रोडक्ट हमें मिले हैं, उनको हम यूज़ करेंगे सेकेंड डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन क्या हुई? डार्क रिएक्शन फर्स्ट पे डिपेंडेंट हुई ना, और फर्स्ट कैसे हो रही है? लाइट के प्रेजेंस में। तो जो डार्क रिएक्शन हुई वो इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी पे ही डिपेंड करती है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, फोटोफोस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP मतलब हमने ATP बनाया है। पहले हमारे पास था ADP। ADP को क्या बोलते हैं? ADP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको चेंज किया ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके साथ जो ADP था मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट थी। डाई मतलब 2 होता है ना,
इसके साथ एक और ये ग्रुप जुड़ा, जिसकी वजह से ये डाई से ट्राई हो गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। पहले हमारे पास था NADPH, नहीं NADP। उसके साथ जब हाइड्रोजन लग गया तो हमें क्या मिला, NADPH। ठीक है, ये था फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। अभी हमें इस लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें मिली, ऑक्सीजन मिली हमें, देखो ऑक्सीजन मिली, ATP मिली, NADP मिली, 3 चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, डार्क रिएक्शन में ये 3 चीज़ें यूज़ होंगी, जिसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पर होती है, जो हमने ग्राना पढ़ा था उसके आसपास जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के सेल में जो ग्राना के साइड्स का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। ओके, डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, जो कि मैंने आपको बताया, जो लाइट रिएक्शन थी वो लाइट पे डिपेंड कर रही थी, और उसके प्रोडक्ट से क्या बना, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी तो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट हुई ना, मतलब ये भी लाइट पे इनडायरेक्टली लाइट पे ही तो डिपेंडेंट है ना, डार्क रिएक्शन भी। ठीक है, बट यूजेस प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आता है मेन इवेंट्स। कार्बन फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP यूजिंग एंजाइम रुबिस्को। अभी इसमें क्या होगा, कार्बन की फिक्सेशन करवानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को के साथ कंबाइन करवा देंगे और फॉर्मेशन ऑफ 3PGA, 3 कार्बन कंपाउंड है PGA, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ PGA टू फॉर्म ग्लूकोज यूजिंग ATP एंड NADP। उसके बाद ATP और NADP को यूज़ करके PGA को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद आता है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट हमें ग्लूकोज मिल गया, NADP मिल गया, NADP पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि एक एक तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना, विच गो बैक टू लाइट रिएक्शन। वो लाइट रिएक्शन में बैक वापस से चले जाएंगे। ठीक है, और वो साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये था केल्विन साइकिल। उसके बाद आती है अडेप्टेशंस ऑफ लीव्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्या अडेप्टेशंस हैं लीव्स की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो लीव्स कर रहे हैं अडेप्टेशंस। वो सबसे पहला पॉइंट है लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया में क्या होगा, एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। जितना बड़ा लीफ का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा धूप उस पर पड़ेगी, है ना, और उतनी ज़्यादा सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। जितनी ज़्यादा सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके दिखाएगा। तो ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कराना। उसके बाद है थिन स्ट्रक्चर अलाउज इजी पेनिट्रेशन ऑफ लाइट एंड गैसेस। अब जितना वो थिन होगा, जितना पतला होगा, उतना अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी लाइट, उसके अंदर अच्छे से धंसेगी उस लीफ के अंदर। लीफ बहुत पतला होगा तभी तो पेनिट्रेट करेगी ना लाइट उसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट है उसके बाद क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट इन मेसोफिल सेल्स।
क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स हैं मीज़ोफिल में बहुत ज़्यादा होंगे, तो फोटोसिंथेसिस भी तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मीज़ोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वही तो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर ये ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी नेचुरली। ठीक है, उसके बाद है नेटवर्क ऑफ वेन्स, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। अभी आपने देखा होगा ऐसे लीव्स होते हैं, लीव्स में ऐसे वेन्स निकलती हैं, और वेन्स का क्या होता है फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट फूड और वाटर का, जितनी ज़्यादा वेन्स होंगी उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करवाएंगी फूड का और वाटर का, है ना, ये भी नेचुरल सी चीज़ है। उसके बाद आता है स्टोमेटा प्रेजेंट, रेगुलेट CO2 एंड O2 एक्सचेंज। स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होगा वो भी रेगुलेट करेंगे स्टोमेटा। तो लास्ट पॉइंट इसका ये है, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। क्यूटिकल और एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर थी लीफ की, तो अलाउ लाइट टू रीच मीज़ोफिल सेल्स। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगी तो लाइट अच्छे से मीज़ोफिल सेल्स तक पहुँचेगी, है ना। डार्क रिएक्शन तो हमने कर लिया। ये पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट की इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस के जो ये हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की इंटेंसिटी पे करता है ना डिपेंड, क्योंकि सुबह सुबह लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। सनलाइट की इंटेंसिटी सुबह सुबह के टाइम पे कितनी कम होती है ना, धूप इतनी तेज़ नहीं होती। वही अगर दोपहर को 1-2 बजे देखो तो इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है गर्मी में, है ना। वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, है ना। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा कम होगा तो एंजाइम्स इनएक्टिव रहेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर के साथ तो जल ही जाएंगे ना वो। उसके बाद वाटर है, शॉर्टेज होगी अगर वाटर की तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम रहेगी और फोटोसिंथेसिस भी कम होएगी नेचुरली, है ना। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। अमाउंट एंड द हेल्थ ऑफ क्लोरोफिल डायरेक्टली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। कहते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन साइकिल। लास्ट टॉपिक है ये कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल की डेफिनेशन है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ कार्बन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि कार्बन साइकिल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स और प्लांट्स भी, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट में हमारे, उनके बीच कार्बन जो कार्बन एटम जो सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूसली एक के बाद एक, उसको उसके साइकिल को बोलते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, इसके मेन स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी जब, तो प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं ये रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू एयर, वो एक्सहेल कर देंगे एनिमल्स और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को।
और थर्ड पॉइंट है डिके, डिकम्पोजर्स ब्रेक डेड मैटर रिलीज CO2। अभी डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको खाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। वो उसको खा लेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज होने के बाद क्या रिलीज़ होगी उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद आता है कंबशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड वुड। इसकी वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। बर्निंग फ्यूल और लकड़ी को अगर हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है ना, इसीलिए आग जला के रात को सर्दियों में बैठना नहीं चाहिए, आपने सुना ही होगा। ओशियन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स। जो ओशियंस में प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? वाटर में डिज़ोल्व्ड होती है वो, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेंटेन्स बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है, ज़्यादा या कम नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। और एंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कार्बन फॉर लाइफ। अभी ये एंश्योर करेगा कार्बन की सप्लाई को लाइफ के लिए, ओके। तो दिस वाज द चैप्टर। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए, वो आप बुक से रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं करवाए, ठीक है। तो ओके, बाय।